टेकी पवन एकेडमी को सब्सक्राइब करने के लिए ये बटन दबाएं। वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पवन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं विनिमय दर की चौथी प्रणाली, जिसका नाम है स्थिर विनिमय दर प्रणाली। स्थिर विनिमय दर प्रणाली क्या होती है, कैसे ये लोचशील विनिमय दर प्रणाली से अलग थी और किस प्रकार से इसमें विनिमय दर का निर्धारण होता है, ये सब हम इसमें देखने वाले हैं और अंत में इसके गुण और दोष वो भी देखेंगे हम। तो चलते हैं इस टॉपिक पर। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है विनिमय दर प्रणालियों का चौथी प्रणाली, स्थिर विनिमय दर प्रणाली। देखते हैं इसे। सबसे पहले विदेशी विनिमय दर का अर्थ मैं वापस बता रहा हूं। एक देश की करेंसी का दूसरे देश की करेंसी के रूप में जो मूल्य होता है उसे ही हम विदेशी विनिमय दर कहते हैं, और इसे करेंसी का घरेलू करेंसी है उसका इसको बाह्य मूल्य भी कहते हैं और फोरेक्स दर भी कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, विदेशी विनिमय दर को विदेशी विनिमय दर भी कहते हैं और विदेशी मुद्रा की कीमत भी कहते हैं। विदेशी विनिमय दर का मतलब विदेशी मुद्रा की कीमत ही होता है। जैसे $1 बराबर 74 रुपीज है, इसका मतलब है कि $1 अगर हमें लेना है तो हमें 74 रुपए चुकाने पड़ेंगे। इसी प्रकार अलग अलग देशों की मुद्राओं की अलग अलग विदेशी विनिमय दर निर्धारित की जाती है। ये अलग अलग देशों की मुद्राएं हैं, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, हमने पहली प्रणाली भी पढ़ ली, स्वर्णमान प्रणाली, फिर ब्रेटन वुड्स प्रणाली पढ़ ली है हमने, लोचशील विनिमय दर प्रणाली भी पढ़ ली है हमने, और आज हमारा टॉपिक चल रहा है स्थिर विनिमय दर प्रणाली। आगे बढ़ते हैं। स्थिर विनिमय दर प्रणाली, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। इस प्रणाली में विनिमय दर का निर्धारण विदेशी मुद्रा की मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा नहीं होता, बल्कि इस प्रणाली में देश की सरकार या केंद्रीय बैंक विदेशी विनिमय बाजार में हस्तक्षेप करता है और विनिमय दर का निर्धारण करता है। लोचशील विनिमय दर प्रणाली थी, उसमें तो क्या हो रहा था, विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति की शक्तियों से विनिमय दर का निर्धारण होता था। यहाँ सरकार या केंद्रीय बैंक विनिमय बाजार में हस्तक्षेप करता है और वही विनिमय दर का निर्धारण करता है। इसके कारण अवमूल्यन एवं पुनर्मूल्यन दोनों ही स्थिर विनिमय दर प्रणाली में होते हैं। अवमूल्यन भी स्थिर विनिमय दर प्रणाली का अंग है और पुनर्मूल्यन भी स्थिर विनिमय दर प्रणाली का अंग होता है। अब देखते हैं हम इसे। ये विदेशी विनिमय दर का निर्धारण है। लोचशील विनिमय दर प्रणाली में जो विनिमय दर निर्धारण होती है वो ई बिंदु पे होती है, जहां $D वक्र ने $S वक्र को काटा है और रेट ऑफ एक्सचेंज ER निर्धारित होती है। अगर ये लोचशील विनिमय दर प्रणाली होती, जैसा कि चित्र में विदेशी विनिमय बाजार ई बिंदु पर संतुलन में है, जहां विदेशी मुद्रा का मांग वक्र विदेशी मुद्रा के पूर्ति वक्र को काटता है। इस स्थिति में संतुलन बिंदु ई के अनुसार विदेशी विनिमय दर ER निर्धारित होती है और संतुलन मात्रा OQ निर्धारित होती है। कब? जब ये लोचशील विनिमय दर प्रणाली होती तब ये रेट ऑफ एक्सचेंज निर्धारित होती। ठीक है, लेकिन ये तो लोचशील विनिमय दर प्रणाली है ही नहीं, तो यहां क्या है, सरकार अपने अनुसार तय करेगी कि क्या रेट ऑफ एक्सचेंज निर्धारित की जाए। तो इसलिए माना सरकार निर्यात बढ़ाना चाहती है, मान लीजिए मार्केट में तो ये है रेट ऑफ एक्सचेंज, लेकिन माना सरकार निर्यात बढ़ाना चाहती है अपना देश का, तो वो क्या करेगी, विनिमय दर को ER2 निर्धारित कर देगी। विनिमय दर ER से बढ़ाकर क्या कर देगी, ER2, यानी कि अपनी इच्छा अनुसार वो मार्केट में हस्तक्षेप करके विदेशी विनिमय दर को ER से बढ़ाकर ER2 कर देती है, जिससे विदेशी मुद्रा की कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। विदेशी विनिमय दर बढ़ेगी तो विदेशी मुद्रा की कीमत बढ़ जाएगी, और विदेशी मुद्रा की कीमत बढ़ेगी तो विदेशी लोग हमसे ज्यादा सामान खरीदेंगे और हमारा निर्यात बढ़ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पहले जो रेट ऑफ एक्सचेंज थी, मान लीजिए $1 बराबर 50 रुपए थी। जैसे ही सरकार ने विनिमय दर ER से बढ़ाकर ER2 की तो डॉलर की रेट क्या हो गई, $1 बराबर 60 रुपए। तो हमारी करेंसी का वैल्यू क्या हो गया, घट गया है, क्योंकि पहले हम 50 रुपए दे रहे थे और हम कितने दे रहे हैं, 60 रुपए। तो विदेशी मुद्रा की कीमत क्या हो गई, बढ़ गई। तो वो विदेशी लोग हमसे क्या करेंगे, ज्यादा सामान खरीदेंगे, तो हमारा निर्यात बढ़ जाएगा। निर्यात तो बढ़ जाएगा और आयात घट जाएगा। तो निर्यात बढ़ाने एवं आयात घटाने के लिए सरकार क्या करती है, विदेशी विनिमय दर को बढ़ा देती है। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट बात आती है, लेकिन जो ये केजे क्षेत्रफल है, ये जो केजे क्षेत्र है,
विदेशी मुद्रा की आधिक्य पूर्ति से विदेशी मुद्रा की कीमत वापस घट सकती है। ये केजे जो है, यहां आप देखेंगे तो ये केजे क्या है, आधिक्य पूर्ति है, किसकी, विदेशी मुद्रा की। अब विदेशी मुद्रा की ये जो केजे आधिक्य पूर्ति है, उसके कारण क्या होगा, विदेशी मुद्रा की कीमत वापस से घटकर ईआर निर्धारित हो सकती है। ऐसे समय में सरकार या केंद्रीय बैंक क्या करता है उस देश का, इसे रोकने के लिए केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा को मार्केट से खरीदने लगेगा। अर्थात जो ये एक्सेस सप्लाई है विदेशी मुद्रा की, वो क्या करेगा, जो केंद्रीय बैंक है वो क्या करेगा, इस सप्लाई को, केजे सप्लाई को वो खुद खरीदने लग जाएगा रिजर्व बैंक, ताकि मार्केट में विदेशी मुद्रा की पूर्ति कम हो जाए। और जैसे ही विदेशी मुद्रा की पूर्ति कम होने लगेगी, रेट ऑफ एक्सचेंज ER2 निर्धारित हो जाएगी और इस प्रकार सरकार हस्तक्षेप द्वारा विनिमय दर का निर्धारण कर लेती है। तो ये तो है निर्यात बढ़ाने और आयात घटाने के लिए सरकार विदेशी विनिमय दर को बढ़ा देती है, किसमें, स्थिर विनिमय दर प्रणाली में। जबकि अगर निर्यात घटाने हो सरकार को और आयात बढ़ाने हो तो वो विदेशी विनिमय दर को घटा देती है। तो इसे तो हम कहते हैं अवमूल्यन। जब विदेशी विनिमय दर बढ़ जाती है, सरकार विदेशी विनिमय दर बढ़ा देती है, तो उसे हम अवमूल्यन कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर बढ़ा दिए तो अवमूल्यन कैसे हो गया। भैया विदेशी विनिमय दर बढ़ी है तो विदेशी मुद्रा का मूल्य क्या हो गया है, बढ़ गई है, और सरकार ने जानबूझकर इसका मूल्य घटाया है, इसलिए हमने इसको अवमूल्यन कहा है। ठीक है, ऐसे ही ये पुनर्मूल्यन कहलाएगा, क्योंकि सरकार ने जानबूझकर जो पहले रेट ऑफ एक्सचेंज $1 बराबर 50 रुपए थी, उसे घटाकर कितना कर दिया, 40 रुपए। इससे हमारे देश की करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है, तो इसे हम पुनर्मूल्यन कहेंगे। घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन एवं पुनर्मूल्यन, डिवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूएशन इन डोमेस्टिक करेंसी। स्थिर विनिमय दर प्रणाली में जब सरकार द्वारा जानबूझकर घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा के रूप में घटाया जाता है, तो इसे ही अवमूल्यन या डिवैल्यूएशन कहते हैं। जबकि स्थिर विनिमय दर प्रणाली में जब सरकार द्वारा जानबूझकर घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा के रूप में बढ़ाया जाता है, तो इसे हम पुनर्मूल्यन, रिवैल्यूएशन कहते हैं। और ऐसा करने के लिए केंद्रीय बैंक जरूरत के अनुसार विदेशी मुद्रा को या तो बेच देता है मार्केट में या खरीद लेता है। अर्थात उसको लगता है कि मुझे अवमूल्यन करना है, तो वो क्या करता है, विदेशी मुद्रा को खरीदने लग जाता है, जिससे विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ती है तो उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। ठीक है, और ऐसे ही वो रिवैल्यूएशन के टाइम पे इसका उल्टा काम करता है। अब देखते हैं स्थिर विनिमय दर प्रणाली के गुण कौन से हैं। पहला है बाजार की निश्चितता। स्थिर विनिमय दर प्रणाली में विदेशी विनिमय दर हमेशा सरकार द्वारा ही निर्धारित की जाती है, इसमें मांग और पूर्ति की शक्तियों से निर्धारित नहीं होती है। तो फिर सर आपने वो चित्र क्यों दिया, वो बेटा समझाने के लिए दिया जाता है कि किस प्रकार से लोचशील विनिमय दर प्रणाली से अलग होती है स्थिर विनिमय दर प्रणाली, इसलिए वो चित्र दिया। ठीक है, जिससे बाजार में सौदों के लिए निश्चितता का वातावरण बना रहता है। सरकार जब निश्चित करेगी विनिमय दर तो बार बार में फ्लक्चुएट होगी नहीं, ऊपर नीचे नहीं होगी विनिमय दर, तो हमेशा मार्केट में क्या रहेगा, निश्चित रहेगा वातावरण कि हाँ ये सरकार ने रेट ऑफ एक्सचेंज निर्धारित की है, अब इसी पे हमें व्यापार करना है। दूसरी है मौद्रिक एवं राजकोषीय नीति निर्माण में सहायक होती है। स्थिर विनिमय दर प्रणाली में विदेशी विनिमय दर सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, जिससे देश में स्थिर मौद्रिक नीति और स्थिर राजकोषीय नीति निर्माण में सहायता मिलती है। बार बार में राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति में चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती है। विदेशी विनिमय बाजार की स्थिरता से नीति निर्माण भी क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। हम विदेशों से क्या आयात करेंगे, क्या निर्यात करेंगे, इन सब की पहले से ही फिक्स हो जाती है रेट ऑफ एक्सचेंज। नंबर 3, व्यापार शेष असंतुलन को दूर करने में भी सहायक होती है। इस व्यवस्था में सरकार आवश्यक होने पर अवमूल्यन भी कर सकती है मुद्रा का और पुनर्मूल्यन भी कर सकती है। तो इस विधि की सहायता से व्यापार असंतुलन को दूर करने के कदम भी सरकार उठा सकती है। इसके लिए विदेशी मुद्रा की बिक्री और खरीद की जा सकती है। सरकार को लगता है कि देश में भुगतान संतुलन घाटा हो रहा है, व्यापार में घाटा हो रहा है, तो हम क्या कर देते हैं, सरकार क्या कर देती है, अवमूल्यन कर देती है अपनी मुद्रा का। तो अवमूल्यन करने से हमारे निर्यात क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, और आयात घट जाते हैं, जिससे हमको भुगतान संतुलन को संतुलित करने में मदद मिलती है। अब स्थिर विनिमय दर प्रणाली के दोष देख लेते हैं। पहला, विदेशी विनिमय भंडार की आवश्यकता। स्थिर विनिमय दर प्रणाली में
विनिमय दर को एक निश्चित स्तर पर बनाए रखने के लिए सरकार को विदेशी विनिमय के बहुत बड़े स्टॉक की आवश्यकता होती है। विदेशी विनिमय का जो स्टॉक है, विदेशी मुद्रा का जो स्टॉक है, वो बना के रखना पड़ता है, तभी सरकार की ये नीति इम्प्लीमेंट होती है। नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय तरलता की अगतिशीलता। स्थिर विनिमय दर प्रणाली में सट्टेबाज विदेशी मुद्रा के संतुलन के अनुसार विदेशी मुद्रा का क्रय एवं विक्रय का कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो तो फिक्स्ड होती है। तो सट्टेबाज खरीदेंगे किधर और बेचेंगे किधर जब सब जगह एक ही भाव होगा? तो इसलिए ये कार्य नहीं होता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय तरलता की जो गतिशीलता होती है वो भी यहाँ नहीं पाई जाती। तो ये हमारे स्थिर विनिमय दर प्रणाली के दोष थे। तो इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। आपको इसमें मैंने सारा डिटेल में दे दिया है कि किस प्रकार से अवमूल्यन और पुनर्मूल्यन किया जाता है, स्थिर विनिमय दर प्रणाली क्या होती है। अगले वीडियो में हम फिर ये प्रबंधित लोचशील विनिमय दर प्रणाली पढ़ेंगे। तो आज के लिए काफी है इतना। अगर टॉपिक अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, चैनल अच्छा लगा हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।